हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8 प्रतिभा हिंदी पाठशाला से एक बहुत ही बढ़िया पाठ कराने जा रही हूँ, जो एक ऐतिहासिक नाटक है जिसका पाठ का नाम है कलिंग विजय। पाठ 6 कलिंग विजय। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी पाठ्यपुस्तक संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो बच्चों, शुरू करती हूँ पाठ 6, ऐतिहासिक नाटक जो है कलिंग विजय। हिंसा से अहिंसा, क्रूरता से दया की ओर ले जाने वाले कई ऐतिहासिक प्रसंगों के माध्यम से हम सीख ले सकते हैं। यानी ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो हमें ये शिक्षा देती है कि हमें हिंसा नहीं, अहिंसा पर बल देना चाहिए, हमें प्रेम से रहना चाहिए। वर्तमान जगत हिंसा के मार्ग पर बदले की भावना से दौड़ रहा है। आज ये जो सारा ज़माना है, ये हर चीज़ अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के चक्कर में हिंसा पे लगा हुआ है, मार काट करने में लगा रहता है, कोई पीछे नहीं हटता। आज के ऐसे वातावरण में बदले की आग को बुझाने की आवश्यकता है, यानी अहिंसा से हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता है। यानी इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि अहिंसा के द्वारा हम हिंसा को समाप्त कर सकते हैं। देखिए, इतिहास गवाह है कि कलिंग युद्ध में खून से सनी धरती को देखकर चंड अशोक धर्म अशोक बन गए। यानी जो खून से सना हुआ, खून का प्यासा जो अशोक था, वो न्यायप्रिय धर्म अशोक के नाम से बन गया। उनकी जन कल्याण की भावना के कारण इतिहास ने उन्हें महान सम्राट अशोक का शीर्षक दिया। यह शीर्षक कलिंग युद्ध के हाहाकार की गूंज से इस तरह लिखा गया। यानी राजा अशोक में ये परिवर्तन किस तरह से आया, ये कलिंग युद्ध के कारण आया, और वो कलिंग युद्ध मैं आपको अब बताने जा रहे हैं। पहला दृश्य, पहला सीन है। समय का चक्र तीव्र गति से चलता है। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठे हैं, जो युद्ध प्रिय हैं। इन्होंने कई राज्यों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार कर लिया है। अब कलिंग पर विजय पाने के लिए अशोक लालायित हैं, एक्साइटेड हैं कि मुझे किस तरह कलिंग का जो राजपाट है वो भी मैं हथिया लूँ। अशोक, कलिंग एक स्वतंत्र राज्य है जो हमारे विरुद्ध कभी भी उठ सकता है। कलिंग हमारे विरुद्ध उठने का साहस करे, उससे पहले ही हम उसे चींटियों की तरह मसल कर फेंक देंगे। हमें कलिंग पर विजय प्राप्त करनी होगी। सलाहकार, महाराज, कलिंग पर आक्रमण करने की जल्दी कोई साहस नहीं करता। वहाँ का राजकाज प्रजा के ही हाथ में है। यानी वहाँ पर जल्दी से कोई आक्रमण नहीं करता, क्योंकि वहाँ के राजपाट का सारा काम जनता के हाथ में है। अशोक, कलिंग पर आक्रमण करने का साहस हम करेंगे। हमारे दादा श्री चंद्रगुप्त मौर्य ने तो अखंड भारत का स्वप्न देखा था। उस स्वप्न को खंडित नहीं होने देंगे। यानी पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाएंगे। हम उस सपने को टूटने नहीं देंगे और उन सब पर अपना राजपाट करेंगे। सेनापति, सम्राट, कलिंग पर विजय पाने के लिए वहाँ के किसानों की फसल बर्बाद करनी होगी। जब उन्हें अन्न नहीं मिलेगा तो वे युद्ध क्या लड़ेंगे। विराट, ये क्या कह रहे हो तुम। अशोक की तरफ देखकर, बुधराज, ऐसा करना युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। एक ने सलाह दी कि वहाँ पर किसानों की फसल जला दी जाए। जब फसल जल जाएगी तो वो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सलाह
तो विराट ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अशोक, विराट, युद्ध का एक ही नियम है, विजय, विजय, केवल विजय। विराट, लेकिन बुधराज। अशोक, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब हमारा एक ही लक्ष्य है, अखंड भारत, चाहे इसके लिए हमें खून की नदियां ही क्यों ना बहानी पड़े। जाओ, कलिंग पर आक्रमण कर किसानों व उनकी फसलों को तहस नहस कर दो। उन्हें एक ऐसा भयानक दृश्य दिखाओ जिससे भयभीत होकर वे हमारे विरुद्ध कभी उठने का साहस तक ना कर पाए, यानी उनके ऊपर इतने जुल्म ढा दो। अशोक के आदेशानुसार उनके सैनिक कलिंग पर आक्रमण कर निर्दोष किसानों को मार देते हैं और उनकी फसलों को जलाकर राख कर देते हैं। चारों ओर कालीमा ही कालीमा छा जाती है। यह दृश्य देखकर कलिंग के राजा अत्यंत दुखी हो जाते हैं। जिस देश के राज्य में ऐसा हाहाकार होगा तो उस राजा को बहुत ही दुख हो रहा है, कलिंग के राजा को। कलिंग का राजा किसानों के शव को देख के इतनी क्रूरता, अशोक इंसान है या राक्षस? कलिंग का सेनापति आक्रोश में, महाराज, आप मुझे आक्रमण करने की आज्ञा दीजिए जिससे मैं सम्राट अशोक से प्रतिशोध ले सकूं, यानी अपना बदला ले सकूं। उन्हें निर्दोष किसानों की जान की कीमत चुकानी होगी। अब सम्राट अशोक को मरना होगा, मरना। इस तरह कलिंग का सेनापति मगध पर आक्रमण कर देता है। घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में कलिंग का सेनापति भी मारा जाता है। यह खबर सुनकर कलिंग के राजा भड़क उठते हैं, यानी और चिंतित हो जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। कलिंग का राजा, आखिर सम्राट अशोक चाहते क्या हैं, यानी उनकी इच्छा क्या है? एक गुप्तचर ने आके बताया, महाराज, सम्राट अशोक ने सूचना भिजवाई है कि कलिंग पर मगध का आधिपत्य होगा, यानी उस पर उसकी हुकूमत होगी, अशोका की। कलिंग का राजा, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, फिर इसके लिए चाहे हम अपने प्राणों ही को क्यों ना न्योछावर करना पड़े। उधर अशोक कलिंग पर आक्रमण करने की तैयारी करने लग जाता है। अशोक, देखना विराट, हम कलिंग को खून से लाल कर देंगे और मगध का ध्वज फहराएंगे। और कुछ समय पश्चात अशोक कलिंग पर आक्रमण कर देते हैं। मगध और कलिंग के बीच भयानक युद्ध होता है जिससे लाखों लोग मर जाते हैं और अनगिनत लोग घायल होते हैं, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकलता, यानी अभी तक हार नहीं होती। दूसरा भाग, संध्या काल, यानी समय का शाम का समय है। कलिंग युद्ध के दौरान मैदान में लगे शिविर में अशोक टहल रहे हैं। अशोक मन ही मन में, आज 4 वर्ष के युद्ध के बाद भी हम कलिंग पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल हुए, परिणाम क्या होगा? तभी गुप्तचर सम्राट अशोक के शिविर में प्रवेश करता है। गुप्तचर, महाराज की जय हो, शुभ समाचार है, कलिंग के राजा युद्ध में मारे गए हैं। अशोक मुस्कान विस्मय से, मारे गए हैं, यानी हमने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली। गुप्तचर दबी आवाज में, महाराज, कलिंग दुर्ग का दरवाजा अभी भी बंद है, फिर कैसे कहूँ कि कलिंग जीत लिया गया है? अशोक, क्या कलिंग दुर्ग का दरवाजा अभी भी बंद है? गुप्तचर, जी महाराज। अशोक ऊंचे स्वर में, बंद है तो खुल जाएगा, जाओ, जाकर सेनापति से कहो कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। इस तरह अगले दिन सम्राट अशोक अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़े पे सवार होकर कलिंग दुर्ग के बंद दरवाजे के सामने खड़े हैं। अशोक आवेश में, बहुत गुस्से में, वीर सैनिकों,
कलिंग का सेनापति पहले ही मारा जा चुका है और अब तो कलिंग के राजा भी मारे गए हैं। फिर भी कलिंगवासी आत्मसमर्पण को तैयार क्यों नहीं हैं? आज कलिंग पर हमारी जीत होगी या हम मृत्यु की गोद में चले जाएंगे। सभी सैनिक तलवार खींचते हुए सम्राट अशोक की जय हो, मगध साम्राज्य की जय हो। तभी अचानक दुर्ग का दरवाजा खुल जाता है और शस्त्र के साथ नारियों की एक बड़ी सेना बाहर निकलती है। उस सेना का संचालन एक नारी कर रही है जो पुरुष वेश में है। अशोक इस दृश्य से हैरान है। अशोक, तुम कौन हो जो सैनिकों के रूप में हमारे सामने प्रकट हुई हो? पद्मावती, मैं कलिंग की राजकुमारी पद्मावती हूँ। मैं और ये वीरांगनाएं हत्यारे अशोक की सेना से युद्ध करना चाहती हैं। जब तक हम जीवित हैं इस दुर्ग पर कोई भी पैर नहीं रख सकता। कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा अशोक? यानी अशोक को वो पहचान नहीं पाई और वो ललकारती है। अशोक, राजकुमारी मैं ही हूँ अशोक, लेकिन मैं स्त्रियों पर शस्त्र उठाने का पाप नहीं कर सकता। स्त्रियों पर शस्त्र उठाना शास्त्र के खिलाफ है, अधर्म है, पाप है, ऐसा उसने कहा। पद्मावती, क्यों सम्राट अशोक निर्दोषों की हत्या करना, माताओं की गोद सूनी करना, नारियों को विधवा बनाना, क्या ये शास्त्र के खिलाफ नहीं है? क्या ऐसा करना अधर्म नहीं है? क्या ये पाप नहीं है? सम्राट अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मावती, सम्राट अशोक सिर क्यों झुका लिया? तलवार उठाओ, हम युद्ध चाहते हैं, युद्ध। आगे बढ़ो और युद्ध करो। अशोक, नहीं नहीं, मैं स्त्रियों का वध करने का पाप नहीं कर सकता। सिपाहियों, तलवार नीचे फेंक दो, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। सभी सैनिक तलवारें नीचे फेंक देते हैं। पद्मावती, सम्राट अशोक, मुझे अपने पिता के हत्यारे से बदला लेना है। अशोक सिर झुकाते हुए, मैं अपराधी हूँ, अपराधी। जिस अशोक ने लाखों सिर काटे हैं, कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, आज वह अशोक आपके सामने सिर झुकाए खड़ा है। राजकुमारी, मुझसे बदला लीजिए। मेरी प्रतिज्ञा अटल है, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। पद्मावती, जाइए सम्राट अशोक, जाइए, हम किसी निहत्थे पर हथियार नहीं चलाते। अशोक, राजकुमारी, आज से आप कलिंग का राज्य संभालिए। मगध और कलिंग दोनों राज्य मित्र बनकर रहेंगे। आज के बाद मैं कोई युद्ध नहीं करूँगा, कभी शस्त्र नहीं उठाऊँगा। मैं आप अपने शस्त्र त्यागता हूँ। अचानक उठकर सिपाहियों, वापस चलो। पद्मावती की सेना भी दुर्ग में चली जाती है। नाटक का तीसरा भाग। कभी न युद्ध करने का निर्णय लेने के बाद सम्राट अशोक युद्ध भूमि में गए, जहां पर खून से लथपथ लाखों शव पड़े थे। यह दृश्य देखकर अशोक का दिल भर आया। अशोक दुखी होकर मन में सोचते हैं, राज्य पाने के लिए मैंने कितने लोगों की हत्या कर दी। मैं दोषी हूँ, दोषी। तभी अशोक ने देखा कुछ बौद्ध भिक्षुक घायलों को पानी पिला रहे हैं, उनके घावों पर मरहम पट्टी कर रहे थे। अशोक उनके सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं, यानी उन बौद्ध भिक्षुकों के सामने वो घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और उनको देखते हैं कि उनके अंदर कैसा सेवा भाव है। अशोक, मैं अपराधी हूँ देव, मेरे हृदय को शांति दीजिए। भिक्षुक, सम्राट अशोक, धर्म ही आपके हृदय को शांति दे सकता है। आप बौद्ध धर्म की शरण में आ जाइए और प्रतिज्ञा कीजिए, मैं आज से आप जीव हत्या नहीं करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, सबसे प्रेम का व्यवहार करेंगे। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ भिक्षुवर,
मुझे बौद्ध धर्म की शरण में ले लीजिए। भिक्षुक आशीर्वाद देते हुए, जाइए, आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए, आपके मन का अवश्य ही शांति मिलेगी। सम्राट बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने तानाशाही साम्राज्य का अंत किया। उन्होंने जन कल्याण के लिए शांति, अहिंसा और समृद्धि के मूल्यों को अपनाया। इन मूल्यों ने सम्राट अशोक को ही नहीं बल्कि महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे हजारों लोगों को भी प्रभावित किया। आज के युग में भी उन मूल्यों का महत्व कम नहीं हुआ है। हमें भी इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं तो इस संसार को एक खूबसूरत संसार बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी अगर सब जगह भाईचारा होगा, हिंसा नहीं होगी, तो ये संसार भी बहुत खूबसूरत बन जाएगा। इस पाठ का मूल भाव है प्रेम, हृदय परिवर्तन, कर्तव्य परायणता, त्याग और बलिदान ही इस पाठ का मूल भाव है। एक बार हम शब्दार्थ करते हैं। कालिमा यानी कालापन, निहत्था यानी शस्त्रहीन, आधिपत्य यानी अधिकार, शरण यानी पन्हा, शास्त्र यानी आचार व्यवहार या विधि विधान संबंधी ग्रंथ, संध्या काल यानी शाम का समय, समृद्धि यानी अत्यधिक संपन्नता, अटल यानी पक्का स्थिर, निर्दोष यानी जिसका कोई दोष ना हो, प्रतिशोध यानी बदला, प्रतिज्ञा यानी प्रण, आत्मसमर्पण यानी अपने आप को सौंप देना, संचालन यानी निर्देशन, दुर्ग यानी किला या गढ़। आई होप ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः आप पढ़ें, समझें और सुनें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।